लेट्स स्टार्ट जी। तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बेसिकली लीजिंग के बारे में है। अकाउंटिंग फॉर लीज। ये आज अपने जरा गौर से देखना है, इन चीज़ों को। बेसिक लेक्चर है और इम्पोर्टेंट है। अकाउंटिंग फॉर लीज। ठीक जी। अच्छा, अब इसमें स्टैंडर्ड्स अप्लाई होते हैं बेसिकली। वो है IFRS 16 जो लेटेस्ट स्टैंडर्ड है। और इससे पहले जो था वो क्या था, IAS 17। ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि हम जो है ओवरऑल स्टैंडर्ड्स कंप्लीटली नहीं फॉलो कर रहे, बल्कि अपने पास जो एक बुक है उसको फॉलो कर रहे हैं। तो स्टैंडर्ड्स का मैं आपको टच ज़रूर दूंगा, लेकिन बेसिकली जो हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे वो फिर अपने बुक से करेंगे, ताकि हमारे पास न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस अच्छी बन जाए। मैं आपको ओवरऑल का इंट्रोडक्शन देता जाऊंगा। सबसे पहले जो है कि लीज होता क्या है, ये हम बात करेंगे। ठीक है। और उसके बाद इसकी डेफिनेशंस और टाइप्स ऑफ लीजेस है। सबसे पहले हम लीज की डेफिनेशन लिख लेते हैं, ताकि हमें समझ आ जाए कि लीज बेसिकली है क्या। लीज बेसिकली इज एन एग्रीमेंट whereby one party यानी उसको अगर हम कह दें, जो लेसी होता है, pays lease rentals to an other party। यानी उसको हम क्या कह देते हैं, लेसर। in order to gain the use of an asset over a period of time। ठीक है जी। यानी इस डेफिनेशन को अगर हम थोड़ा सा अप करें कि बेसिकली लीज क्या है, एग्रीमेंट है, ये आपने अपने ध्यान में रखना है। जहाँ पे एक पार्टी, इसको हम लेसी कहते हैं, वो रेंटल्स पे करती है लीज के। किसको, लेसर को। किस वजह से पे करती है कि वो उसने एक एसेट को यूज करना है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। यानी इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, ये ए है और ये बी है। इसको हम कह देते हैं कि ये लेसी है, और इसको हम कह देते हैं कि ये लेसर है। लेसर ने क्या प्रोवाइड करना है इसको, कोई एसेट प्रोवाइड करना है, और लेसी ने इन रिटर्न से क्या देने हैं, कंसिडरेशन पे करनी है, जिसको हम लीज रेंटल्स कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, लीज रेंटल्स। ठीक है। और ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है जी। उसके बाद है जी टाइप्स ऑफ लीज। टाइप्स ऑफ लीज। अब इसके लिए इम्पोर्टेंट बात है कि जो IFRS 16 है, इसने टाइप्स कोई भी क्लासिफिकेशन को ख़त्म कर दिया। नो क्लासिफिकेशन, नो क्लासिफिकेशन। जबकि जो पहले स्टैंडर्ड था IAS 17, उसने इसको कहा हुआ था दो कैटेगरीज में। यानी नंबर 1 फाइनेंस लीज,
और सेकेंडली ऑपरेटिंग लीज। ठीक है, लेकिन IFRS 16 ने, जो कि 1 जनवरी 2019 से एप्लीकेबल है, तो उसने क्या किया कि देयर विल बी नो क्लासिफिकेशन ऑफ लीज इन ऑपरेटिंग और फाइनेंस लीज का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया उसने। तो जस्ट उसमें बस इसको एक ही नाम दे दिया, राइट ऑफ यूज। ठीक है, तो अभी हम ये अकाउंटिंग करेंगे तो उसमें जो हम अपने पास अपनी अकाउंटिंग करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे, तो हम बहरहाल इन दोनों चीज़ों को देखेंगे कि हमारे पास फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज के कॉन्सेप्ट क्या थे। ठीक है, तो उसके बाद बात की बात है, क्योंकि IFRS 16 हमने कम्प्लीटली नहीं पढ़ना, कैलकुलेशंस को देखना है और लीजिंग किस तरह से वर्कआउट होती है, अकाउंट फॉर होती है, वो हमें सारे कॉन्सेप्ट्स देखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास दो तरह के लीजेस हो गए, फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज। उसके बाद हम देखते हैं कि जो फाइनेंस लीज है ये क्या होती है। फाइनेंस लीज इज a lease that transfers substantially all risks and rewards incidental to ownership of an asset to the lessee। अच्छा जी, अब हम फाइनेंस लीज की बात कर रहे हैं। ये हमने अभी किसी को कैटेगराइज नहीं किया कि हम लेसर को पढ़ रहे हैं या लेसी को पढ़ रहे हैं, हम जस्ट फाइनेंस लीज का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। Finance lease is a lease that transfers substantially all the risks and rewards to the ownership of an asset or the lessee। अब इसमें हम देखते हैं कि जो risks and rewards होते हैं ये basically क्या होते हैं। ठीक है, और दूसरा इसी के साथ में अगर आपको ये बताता चलो कि ऑपरेटिंग लीज क्या होती है, तो ऑपरेटिंग लीज क्या होगी, इसके बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, यानी ऐसे लीज जो जो है ट्रांसफर ना करता हो सब्सटेंटली ऑल रिस्क एंड रिवार्ड्स, तो वो क्या होगा, ऑपरेटिंग लीज होगा। लेकिन अब यहाँ पे जो मेन पॉइंट है वो क्या है, ट्रांसफरिंग ऑफ रिस्क एंड रिवार्ड्स। ठीक है, तो अगर ये अब आपको पता होगा तो फिर आप लीज के एग्रीमेंट से इन चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं कि क्या ये सब्सटेंशियल रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर हो रही हैं तो वो फाइनेंस लीज है, अगर वो जो रिस्क एंड रिवार्ड हैं ट्रांसफर नहीं हो रहे तो फिर वो क्या है, ऑपरेटिंग लीज है। तो मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन कर देता हूँ कि ऑपरेटिंग लीज क्या होगी। क्या ये क्लियर हो जाए। Operating lease is any lease that is not a finance lease। यानी उस जो फाइनेंस लीज की डेफिनेशन है उसके ऊपर पूरा नहीं उतर रही, तो वो क्या होगी, ऑपरेटिंग लीज। ठीक है, लेकिन जो अहम पॉइंट है वो क्या है, ट्रांसफर सब्सटेंशियली ऑन रिस्क एंड रिवार्ड्स। अब आपको इनका पता होगा तो आप फिर अगली बात कर सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, एक तरफ रिस्क्स लिख लेते हैं और एक तरफ रिवार्ड्स लिख लेते हैं। रिस्क में क्या है, क्या ये बेसिकली हमें ये जो पॉइंट्स में अब लिख रहा हूँ ये क्या है, लीज के एग्रीमेंट में मेंशन होने चाहिए, तो वहां से आपको पता चलता है। लेसी कैरीज आउट रिपेयर
एंड मेंटेनेंस, ये लेसी के जिम्मे होगी उस एसेट की रिपेयर एंड मेंटेनेंस। सेकेंडली, लेसी इंश्योर्स एसेट, उसकी इंश्योरेंस करवाएगा, यानी इंश्योर्ड होगा वो एसेट। लेसी runs the risk of idle capacity, यानी उसने वो जो एसेट लीज पे लिया है, अब अगर वो यूटिलाइज हो रहा है या नहीं हो रहा, या आइडल कैपेसिटी यानी उसके वो पूरा नहीं उतर रहा उसकी कैपेसिटी पे, और वो कैपेसिटी उसकी आइडल जा रही है, यानी ठीक काम नहीं हो रहा, तो तब भी वो ये रिस्क भी उसी के पास है। और उसके बाद कह सकते हैं लेसी runs the risk of technological obsolescence। टेक्नोलॉजिकल obsolescence, अब देखें अगर लेसी ने 10 साल के लिए कोई एक मशीन जो है लीज पे ले ली और उसने 10 साल तक उसको यूज करना है, तो इन बिटवीन टेक्नोलॉजिकल भी चेंजेस आती हैं, कोई और सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट या मशीनरी आ जाती है, लेसी उसको लेना चाहता है, लेकिन ड्यू टू बाइंडिंग ऑफ लीज एग्रीमेंट वो उसकी तरफ नहीं जा सकता, तो ये रिस्क भी कौन बेयर कर रहा है? लेसी कर रहा है। रिवार्ड में लिखें तो क्या है? रिवार्ड उसका ये है जी, lessee has right to use asset for most of most or all of its useful life। तो ये है ये रिस्क एंड रिवार्ड्स। तो ये हमने देखना होता है उस एग्रीमेंट में कि क्या हमें ये इस तरह से मेंशन है या नहीं। ठीक है, फर्दर भी इसके ऊपर कुछ गाइडेंस है जो हमने पहले क्लासेस में भी देखा था, गाइडेंस इसमें फर्दर भी है हमारे पास। तो वो कौन कौन सी हमारे पास गाइडेंस है जिसमें हम देखते थे कि भाई हमारे पास यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप का कॉन्सेप्ट है या नहीं है। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, बारगेन परचेज ऑप्शन, यानी लीज एग्रीमेंट में क्या ये पॉइंट्स हैं? बारगेन परचेज ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक लाइफ टेस्ट, रिकवरी ऑफ इन्वेस्टमेंट टेस्ट। ये जो मैं चीज़ें लिख रहा हूँ ये बेसिकली यही पॉइंट्स हैं जो रिस्क एंड रिवार्ड्स में आए हुए हैं। यहाँ पे उनको थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट फॉर्म में, वहाँ पे थोड़ा सा एक कंसेप्चुअल लॉजिकल फॉर्म में हमें दिए गए। ठीक है, अच्छा, ये जो इकोनॉमिक लाइफ टेस्ट था अगर आपको याद हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 75%, ये एक टर्म इस्तेमाल हम करते थे। और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 90% ऑफ फेयर वैल्यू, यानी मिनिमम लीज पेमेंट्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90% ऑफ फेयर वैल्यू। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं
अदर गाइडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और भी इसमें पॉइंट्स हैं गाइडेंस के अंदर, लेकिन नॉर्मली हम बस इनको देख रहे हैं। इसमें मैं एक दो पॉइंट्स का जिक्र कर देता हूँ ताकि आपको ध्यान में हो जाए, बात रह जाए कि समटाइम्स ऐसे होता है कि ये जो फेयर वैल्यू की फ्लक्चुएशंस होती है, यानी मार्क स्टैंडर्ड्स के अंदर बेसिकली ये होता है कि हमारे पास दो मॉडल्स होते हैं कि हमने अपने एसेट को किस मॉडल पे रखना है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। एक को हम कहते हैं कॉस्ट मॉडल, एक को कहते हैं जो रीवैल्यूएशन मॉडल है। अब रीवैल्यूएशन मॉडल पे अगर हमने अपने एसेट की क्लास को रखा हुआ है, उसका मतलब क्या है कि हर दिसंबर एंड में यानी बैलेंस शीट डेट पे हम अपने एसेट को रीवैल्यू करते हैं। अब हो सकता है वो जो रीवैल्यूएशन की जो नई वैल्यू है ड्यू टू रीवैल्यूएशन वो कास्ट प्राइस से कम हो जाए, तो ये वाला जो लॉस होगा, ठीक है, ये भी क्या होगा, लेसी इसको बेयर कर रहा है। ठीक है, तो तब भी क्या है, ये फाइनेंस लीज के अंदर आ जाएगी बात। इसी तरीके से दूसरा पॉइंट है, अगर एक दफ़ा लीज पीरियड ख़त्म हो जाता है, एक टर्म ख़त्म हो जाती है, और उसके बाद वो सेकेंडरी टर्म के लिए भी लेसी जो है कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन अब सेकेंडरी टर्म के लिए जब वो लेसी यूज़ करेगा उस लीज को, तो वो क्या होगा, जो रेंटल पेमेंट होगी उसकी मार्केट रेट से काफ़ी कम होगी। इन ये फर्दर गाइडेंस हैं जो इसमें दी जाती है एग्रीमेंट्स के अंदर। तो अगर ये सारी बातें हैं तो फिर ये फाइनेंस लीज है, अदरवाइज क्या है, ये ऑपरेटिंग लीज है। ठीक है जी। उसके बाद एक और कंसेप्ट यहाँ पे यूज होता है, उसको हम कहते हैं सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस ओवर फॉर्म। अब सब्सटेंस जो है ये क्या होता है और लीगलिटीज की क्या होती है, ठीक है। अच्छा, ये मैं दो बातें यानी दोनों लिख रहा हूँ। कमर्शियल सब्सटेंस, ठीक है, रिफ्लेक्ट the financial reality of transaction। ठीक है जी। और दूसरा होता है इसका इस पहलू जो है वो है लीगैलिटी। लीगल फॉर्म इज द लीगल रियलिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन। फॉर एग्जांपल देखें, हमारे पास अगर मैं लेसी हूँ और आप लेसर हैं, मैं जो है ना आपसे कोई एक इक्विपमेंट है, कोई मशीन है, वो लीज पे ले लेता हूँ। अब क्या है कि ये जो सब्सटेंस है, सब्सटेंस जो है कि कमर्शियल सब्सटेंस ये है कि वो एसेट अब मेरे पास आ गया, मैं उसको यूज कर रहा हूँ, उसके सारे रिस्क मेरे पास है, उसका रिवार्ड भी मेरे पास है। ये कमर्शियल सब्सटेंस है। जबकि लीगल सब्सटेंस इसका क्या है या लीगल फॉर्म क्या है कि यू आर द ओनर। ओनर आप हैं लेकिन उसकी यूजेज सारा मेरे पास है। ठीक है। तो इन दिस वे जब हम अकाउंटिंग कर रहे होते हैं तो वो लीगल फॉर्म को नहीं देखते बल्कि सब्सटेंस को देखते हैं, जो कमर्शियल सब्सटेंस होता है उसको फॉलो करना होता है। ठीक है। तो यहाँ पे मतलब हमने भी लीजिंग में भी यही इसी चीज़ को देखना है कि जो हमारा कमर्शियल सब्सटेंस है वो जो है वो क्या है कि वो एसेट हमारे पास है, तो हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में एसेट रिकॉर्ड करते हैं ड्यू टू फाइनेंस लीज। ठीक है, यानी ये सारा कुछ हमारे पास कंसेप्ट क्या है, फाइनेंस लीज की बेस पे हम ये सारी बात कर रहे हैं। फाइनेंस लीज, क्योंकि तमाम रिस्क एंड रिवार्ड्स हमारे पास है इस वजह से। यानी ऐसा समझ लें, देखें हमने जो ऊपर बात की ना, ये अगर फॉर एग्जांपल एक एसेट हमने लीज पे ले लिया 10 साल के लिए, जबकि उस एसेट की जो लाइफ है वो जस्ट 12 ईयर है, तो देखें ओवरऑल मेजर पार्ट ऑफ इट्स लाइफ हमने अपने पास यूज किया। ठीक है। अब लीगल ओनर आप हैं, लेकिन जो लेसी है वो ओनर नहीं है, लेकिन क्या है, एज प्रेजेंट एज एन ओनर ही हो रहा है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में। क्यों? क्योंकि इसका जो कमर्शियल सब्सटेंस है वो यही शो कर रहा है कि अपनी मेजर लाइफ तो आप ही ने यूज की। ठीक है। तो वो यानी लुक लाइक इफेक्टिवली
क्या है, इफेक्टिवली जो ओनर है वो क्या है, लेसी यहाँ पे शो हो रहा है, लेकिन लीगली ओनर कौन है, वो जो लेसर है वो होता है। इसलिए कमर्शियल सब्सटेंस को हमने सामने रखना होता है, ठीक है। यानी जो अकाउंटिंग एंट्रीज करनी है हमने वो कमर्शियल सब्सटेंस पे करनी है, ना कि लीगल पे, ठीक है। यानी इसमें क्या होगा, जो लेसी होगा वो क्या करेगा, अपने पास एसेट भी रिकॉर्ड करेगा लाइक ओनर, और अपने पास लायबिलिटी भी रिकॉर्ड करेगा कि मैंने ये पे करने हैं। तो ये कमर्शियल सब्सटेंस कहलाता है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम देखते हैं कि जो आपका न्यूमेरिकल एरिया है उसमें हम आते हैं, ताकि आपको चीज़ें थोड़ा सा फर्दर क्लियर हो जाए। फाइनेंस लीज के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं अभी कि, यानी ये हेडिंग में दे दूं, अकाउंटिंग फॉर फाइनेंस लीज, अकाउंटिंग फॉर फाइनेंस लीज, और ये हम बात कर रहे हैं लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, यानी बैलेंस शीट में लेसी अपने पास क्या रिकॉर्ड करेगा, नॉन करंट एसेट, क्योंकि जो एसेट उसने लीज पे लिया है उसको कहाँ प्रेजेंट करेगा बैलेंस शीट में, नॉन करंट एसेट्स में, ठीक है। और किस वैल्यू पे, एट कैरिंग वैल्यू, यानी जो नेट ऑफ डेप्रिसिएशन वगैरह हो, एट कैरिंग वैल्यू। उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटी में लिखेगा, नॉन करंट लायबिलिटी में अपनी लायबिलिटी को मेंशन करेगा। उसके बाद तीसरी चीज होता है करंट लायबिलिटी में भी कुछ चीजें आएंगी। ये मैं आपको देखो एडवांस में ये सारी चीजें बता रहा हूँ कि जब न्यूमेरिकल करेंगे तो ये सारी चीजें हमें फेस करना होता है। करंट लायबिलिटी में नॉर्मली कौन सी चीजें आती हैं, करंट पोर्शन आता है ऑफ लीज लायबिलिटी, करंट पोर्शन ऑफ लीज लायबिलिटी ये आ सकता है, और दूसरा इंटरेस्ट पेएबल आ सकता है। नॉर्मली यही चीजें हो सकती हैं, इंटरेस्ट पेएबल, ठीक है। और इसी के साथ साथ पैरेलल जो दूसरी स्टेटमेंट है, यानी इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस कह लें, ठीक है, उसमें ये क्या चीजें लिखेगा, इसकी डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करेगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड करेगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड करेगा, और दूसरा एग्जीक्यूटरी कास्ट्स एक्स्ट्रा, तो वो भी रिकॉर्ड करेगा। इसके ऊपर मैंने स्टार लगा दिया, इसके ऊपर बाद में बात होगी डिटेल, ठीक है, एग्जीक्यूटरी कास्ट, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो रिकॉर्ड करेगा। उसके बाद जो एंट्रीज होती हैं, जर्नल एंट्रीज, वो कौन कौन सी होती है, ठीक है। नंबर 1, इस चीज को हम कहते हैं एट इंसेप्शन ऑफ लीज, यानी जब लीज स्टार्ट होगा तो उस वक्त हम एट इंसेप्शन ऑफ लीज, स्टार्ट ऑफ लीज हम पहली एंट्री यानी क्या करते हैं, ठीक है, नॉन करंट एसेट को डेबिट करते हैं, और लीज लायबिलिटी को, लीज लायबिलिटी यानी फाइनेंस लीज, इसको क्रेडिट करते हैं। अब यहाँ पे आपको एक बात बताता चलो, यहाँ पे ये जो नॉन करंट एसेट है, जो IAS 17 है, तो उसमें या जो हमारे बुक्स के मटेरियल है उसमें हम इसको एसेट ही लिखते थे, लेकिन अभी यहाँ पे जो टर्म यूज हो रही है वो क्या है, राइट ऑफ यूज, यानी किसी भी एसेट का नाम नहीं लिखते बल्कि राइट ऑफ यूज, उसके बाद अगर एसेट का नाम लिखना चाहे तो आप लिख लें। राइट ऑफ यूज में क्योंकि IFRS 16 में तमाम क्लासिफिकेशंस खत्म कर ली हैं कि ये हमारे जो है ऑपरेटिंग है, फाइनेंस लीज है, तो हम इसलिए यहाँ पे टर्म राइट ऑफ यूज एसेट
यानी इसको हम टर्म अगर अपनी एंट्रीज में लिखेंगे भी सही तो इस तरह से लिख लेंगे राइट ऑफ यूज, ROU, ठीक है, राइट ऑफ यूज एसेट, ठीक है, ये एंट्री में लिखेंगे। तो ये एट द डेट इंसेप्शन, यानी इंसेप्शन के टाइम पे जो है ना हमने ये एंट्री रिकॉर्ड की, और इस पे ये जो वैल्यू है ये वैल्यू कौन सी होगी, ये जो अमाउंट है किस अमाउंट से हम इस एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे, इंपॉर्टेंट है, इस बात को अपने जहन में रखना है, ठीक है। लोअर ऑफ present value of minimum lease payment, present value of minimum lease payment or fair value, और फेयर वैल्यू, ठीक है, ये हम एंट्रीज करेंगे इंसेप्शन ऑफ द लीज। उसके बाद डेप्रिसिएशन यानी एक्सेप्शन ऑफ द लीज पे ये कि, और उसके बाद ये भी हो सकता है कि अगर आपका इंटरेस्ट जो है, जो इंस्टॉलमेंट जो है लीज के रेंटल्स जो है एनुअल, वो अगर साल के शुरू में है, ठीक है, एडवांस रेंटल्स है, तो वो एडवांस रेंटल्स को हम यहाँ पे उसकी एंट्री भी करेंगे। ये फर्दर न्यूमेरिकल जब क्वेश्चन करेंगे उसमें बात करेंगे एडवांस रेंटल्स, ठीक है। उसके बाद डेप्रिसिएशन की एंट्री करेंगे, डेप्रिसिएशन की एंट्री हमारी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्लोजिंग एंट्री हम करेंगे। अच्छा, क्लोजिंग एंट्री से पहले बल्कि हम इसको जो इंटरेस्ट और उसकी दूसरी जो रिकॉर्डिंग है वो भी हो सकती है, मैं लिखते हैं एक्रूवल ऑफ इंटरेस्ट इफ एनी, एक्रूवल ऑफ इंटरेस्ट यानी एडजस्टमेंट जो होती है वो हो सकती है। उसके बाद हम क्लासिफिकेशन जो है उसकी एंट्री करते हैं, यानी करंट पोर्शन की, करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जिसे कहते हैं, करंट पोर्शन ऑफ लीज लायबिलिटी। उसके बाद हम एंड पे कर देते हैं क्लोजिंग एंट्रीज के, हम अपने एक्सपेंसेस को क्लोज कर देते हैं टुवर्ड्स प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये एंट्रीज करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास एक ये कंसेप्ट है, एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको आप देख लेते हैं। ये बुक है जी जिसको हम जिसकी रीडिंग कर रहे हैं, यहाँ से ये क्वेश्चन लिया है, लेसी एंट्रीज कैपिटल लीज विद अनग्रांटेड रेजिडुअल वैल्यू, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम ये भी आपके पास सामने आ जाएंगे, तो इसमें थोड़ी सी बात को आज अभी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल on January 1st 2014 Varick Corporation signed a 5 years non-cancelable lease for a machine. The term of the lease called for Varick to make annual payment of 8668 at the beginning of each year, starting at January 1st 2014. The machine has an estimated useful life of 6 years, जो उसकी useful life है 6 years है, and 5,000 ungranted residual value. The machine reverts back to the lessor at the end of the lease term. Varick uses the straight line method of depreciation for all of its plant assets. Varick's incremental borrowing rate is 10% and the lessor's implicit rate is unknown. इसमें फर्दर और भी बातें कुछ आ गई हैं जो डिस्कस करने वाली है, ठीक है, तो ये हम डिस्कस कर भी लेते हैं अभी। ये देखें, अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या है, सबसे पहले व्हाट टाइप ऑफ लीज इज दिस एक्सप्लेन, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट ए जो है हमारे पास वो क्या है, जो रिक्वायरमेंट है टाइप ऑफ लीज हमने डिस्कस करना है, टाइप ऑफ लीज, तो बेसिकली वही रिस्क एंड रिवार्ड क्राइटेरिया, और उसके बाद हम बाकी चीज़ों को भी देख लेते हैं। तो इसमें ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप जो है वो नहीं है, ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप नहीं है, ठीक है, नंबर वन। नंबर वन ये मैं कैसे पता चला कि नहीं है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ देखें, द मशीन रिवर्ट्स बैक टू द लेसर एट द एंड ऑफ द लीज टर्म। उसके बाद बारगेन परचेज ऑप्शन, इस एग्रीमेंट में ये भी ऐसी कोई बात नहीं है, बारगेन परचेज ऑप्शन नो,
ठीक है, बार्गेन परचेज ऑप्शन क्या होता है? बार्गेन परचेज ऑप्शन ये होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे हमने इस दफ़ा ये जो लीज टर्म है 5 साल के लिए लिया है, ठीक है, 5 साल लीज टर्म जब ख़त्म हो जाएगी तो क्या ये एसेट अगर मैं ख़रीदूँ तो मैं ख़रीद सकता हूँ या नहीं? देखो, अगर 5 साल के बाद इस एसेट की वैल्यू 1,000 है और मार्केट में इसकी फेयर वैल्यू है, अगर आप मैं नया ख़रीदना चाहते हैं तो वो 5,000 है, ठीक है, तो आप अल्टीमेटली ये ऑप्शन अवेल कर लेंगे लेसी होने के नाते कि मैं 1,000 में ये एसेट खरीद ही लूँ, ठीक है, क्योंकि मेजर पार्ट ऑफ द लाइफ जो था उसका एसेट का वो आपने ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है। अब उस फेयर वैल्यू जो है उस वक्त की 1,000 है, नहीं लेते हैं तो उसकी मार्केट में वैल्यू क्या है 5,000, तो आप अल्टीमेटली ये एसेट क्या करेंगे, खरीद लेंगे, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। थर्ड होता है जी इकोनॉमिक लाइफ टेस्ट। इकोनॉमिक लाइफ टेस्ट, तो इसको हम कैलकुलेट करते रहते हैं, जिसका क्राइटेरिया ये है कि जो इफ लीज टर्म ग्रेटर देन इक्वल टू 75% ऑफ यूजफुल लाइफ। तो यहाँ पर देखें, जो लीज टर्म है वो 5 ईयर है और जो यूजफुल लाइफ है वो 6 ईयर है। तो अगर आप इसके परसेंटेज कैलकुलेट करें तो ये आपके पास देखें कितना आ जाता है, ऑलमोस्ट 84% या 83% से राउंड करके तो ग्रेटर देन इक्वल टू 75% है, यानी मेजर पार्ट ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ आपने अवेल किया है, ठीक है। उसके बाद क्राइटेरिया 4 पे आ जाते हैं। तो ये हमारा बेसिकली जो डिसीजन है वो यहाँ पे हो गया। अगर ऐसा हो, यानी जो ऊपर वाली बात है ये ट्रू हो, तो फिर वो क्या बन जाता है, फाइनेंस लीज, ठीक है। तो हम यहाँ पे डिस्कशन में ये जो पूछना एक्सप्लेन, ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि दिस टाइप ऑफ लीज इज फाइनेंस लीज बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया ऑफ इकोनॉमिक लाइफ टेस्ट, ठीक है। बस यहाँ पे हम बात रोकें। चौथा वैसे क्या है, वो है रिकवरी ऑफ इन्वेस्टमेंट टेस्ट। जिसमें हम ये देखते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 90% ऑफ फेयर वैल्यू, ठीक है। तो अब हम इसको देखने के लिए यहाँ पर वैसे हमारे पास कोई ऐसी फेयर वैल्यू उन्होंने दी नहीं है, इस क्राइटेरिया को हम चेक भी नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन हमारा टेस्ट जो है वो यहाँ पे क्या हो गया, क्लियर हो गया कि भाई ये जो टेस्ट है इकोनॉमिक लाइफ टेस्ट, इसकी बेस पे हम ये कह सकते हैं कि दिस टाइप ऑफ लीज इज फाइनेंस लीज। यहाँ पे इसको नरेट कर देते हैं, दिस टाइप ऑफ लीज is considered finance lease to lessee based on economic life test, ठीक है जी। तो ये है जी हमारे पास इकोनॉमिक लाइफ टेस्ट का हिसाब से। अच्छा जी, उसके बाद दूसरी रिक्वायरमेंट देखें कि आज हमारे टॉपिक में हम सिर्फ यहाँ तक बात करेंगे, कंप्यूट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट। इसको हम जरूर कैलकुलेट करते हैं भी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट, ठीक है। तो इसमें हम नॉर्मली लिखते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल्स, फिर लिखते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बारगेन परचेज ऑप्शन इफ एनी, फिर हम लिखते हैं जी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ पेनल्टी ड्यू टू फेलियर ऑफ रिन्यूअल, ठीक है। फिर हम इसमें ये भी लिखते हैं लास्ट में, या पहले कहीं भी लिख सकते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ गारंटेड रेजिजुअल वैल्यू, गारंटेड रेजिजुअल वैल्यू,
इसको नॉर्मली हम कह देते हैं GRV। ये जो ऊपर लिखी है मेरे पास GRV, इस तरह से हमारे पास ये बन जाती है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट। अगर ये बाकी बातें ये सारे ना हो तो क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ जो लीज रेंटल होगी वही इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखें तो हमारे पास क्या है जी, एनुअल लीज पेमेंट्स हैं 8668, और उसके बाद जो है हमारे पास लाइफ है 5 इयर्स, जो हमारे पास लीज टर्म्स की लाइफ है वो 5 इयर्स। ठीक है, और इस तरह से दूसरा ये जो रेट है वो है IBR, इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट और इम्प्लिसिट रेट। तो इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट क्या है, 10% है। इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट क्या होता है बेसिकली, कि अगर मैं ये एसेट लीज पे ना लूं बल्कि बैंक से लोन ले लूं, और लोन को पे करने के लिए मुझसे जो बैंक लोन ले इंटरेस्ट चार्ज करेगा वो 10% करेगा, और टर्म्स जो है जो लोन की है और जो लीज की है वो एक जैसी हो, तो हम इस तरह के कैलकुलेशंस में जो रेट यूज होगा उसे कहते हैं इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट। ठीक है जी। और इम्प्लिसिट रेट जो है वो क्या होता है, जो लेसर ने हमें चार्ज किया होता है, हमें बताया हुआ होता है एग्रीमेंट में कि भी मैंने इतना रेट चार्ज किया है, तो वो क्या होता है इम्प्लिसिट रेट। तो ये अगर हमें नोन ना हो